कलेक्शंस क्या होता है, जैसे सी प्लस प्लस में str लाइब्रेरी होता है, तो सिमिलरली जावा में कलेक्शंस होता है। कलेक्शंस में आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड होते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, प्रायोरिटी क्यू। ओके। अब कलेक्शंस में और क्या चीज़ होती है, एल्गोरिथम्स होती है, आपको सर्चिंग के, शॉर्टिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब के फंक्शंस मिल जाएंगे। और इसमें तीसरी चीज़ होती है आइट्रेटर्स। आइट्रेटर्स क्या होता है, आपका पॉइंटर्स की तरह होता है, जिनसे आप इन कलेक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हो। तो कलेक्शंस आपका एसटीएल लाइब्रेरी की तरह है, इसमें बहुत सारे आपको एरेज मिल जाएंगे, क्यूज मिल जाएंगे। और इसका क्या एडवांटेज होता है कि हमें ये सारे इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है, आपको ऑलरेडी इनका इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। और ये जेनेरिक्स में बेस्ड होते हैं। जेनेरिक्स आपके टेम्पलेट क्लास होती है, जैसे सी प्लस प्लस में टेम्पलेट क्लासेस होती थी, तो इसमें जेनेरिक्स होता है। कलेक्शंस आपका जेनेरिक्स पर बेस्ड है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है सिंपल, एक एरे लिस्ट क्रिएट करनी है मुझे। एरे लिस्ट क्या है, आपकी एक इनबिल्ट क्लास है जिससे मैं एरेज क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसी अलग अलग क्लासेज हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। हैश सेट एक क्लास होती है, प्रायोरिटी क्यू होती है, और आगे देखेंगे कौन कौन सी क्लासेज होती है। अब इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरे लिस्ट में। मैं एक एरेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एरे लिस्ट, और इसका नाम रखा, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने AL। अब यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगा के स्ट्रिंग लिखा है, तो इसका मतलब इस एरेज में स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो इन कलेक्शंस को जब भी हम यूज़ करेंगे तो क्लास के नाम आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे। तो यहाँ पे क्लास का नाम के बाद डेटा टाइप स्पेसिफाई किया, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट लिखा है, उसके बाद फिर से क्लास का नाम आया, तो उसके बाद डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया स्ट्रिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो लास्ट में कंस्ट्रक्टर आता है। ये हमारा एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये ब्लैंक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें एलिमेंट्स ऐड करने तो ऐड फंक्शन कॉल करूँगा, AL.add, आपका ABC ऐड हो जाएगा। इसमें स्ट्रिंग है, तो आपका स्ट्रिंग टाइप का मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है, तो इसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, कुछ और डालेंगे तो एरर आ जाएगा। AL.add दूसरा एलिमेंट डाला है, तीसरा एलिमेंट डाला है, चौथा एलिमेंट। अब रिमूव कैसे करना है, सिंपल रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे 1। तो जब मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ तो ये 1 इंडेक्स से रिमूव करता है। अभी जो हमारा क्रिएट हुआ है ABCXYZ, तो जिस ऑर्डर में हम डालते हैं उसी ऑर्डर में स्टोर भी होता है। तो हमने इस ऑर्डर में एलिमेंट है, AL.remove 1 करूँगा तो 1 इंडेक्स ये वाला है, ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। AL.remove, अब रिमूव मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, DEF। यहाँ पे मैंने एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, तो DEF इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट नहीं होता है तो आपका फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पे मैं इस एरे को प्रिंट करना है, तो एक तरीका यह है कि सिंपल SOP कर दो, एरे प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है प्रिंट करने का आइट्रेटर्स के थ्रू। आइट्रेटर क्या होता है, जो हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया है, ये एक एरे नहीं है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे हम एरेज में इंडेक्सिंग करते हैं, तो इसमें हम ऐसे इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं AL.i, क्योंकि ये एरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका मुझे प्रिंट करना है, तो हमें इसे आइट्रेटर्स यूज़ करना पड़ेगा। आइट्रेटर क्या होता है, एक तरीके का पॉइंटर होता है जो इनको पॉइंट करता है। तो एक आइट्रेटर मैं क्रिएट करूँगा, कैसे क्रिएट करते हैं, आइट्रेटर क्लास हम लिखते हैं, उसके बाद किस डेटा टाइप में हमें पॉइंट कराना है, स्ट्रिंग में, उसके बाद आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ITR, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ITR मैंने रखा है। अब यहाँ पे मैंने AL.iterator फंक्शन कॉल किया है, जो हमने एरेज बनाया था AL.iterator। तो आइट्रेटर फंक्शन क्या करता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट का आइट्रेटर रिटर्न करता है, फिर जो भी आइट्रेटर इसका फर्स्ट एलिमेंट का रिटर्न हुआ है वो इस ITR में साइन हो रहा है। तो मतलब जो ITR है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट में। अब ये आइट्रेटर फंक्शन हमें याद रखना, हमेशा पहले एलिमेंट का ही आइट्रेटर रिटर्न करेगा। दूसरा, अब जैसे C++ में हमारे पास अल्टरनेटिव होता है v.begin और v.end। उसमें बिगिन क्या करता है, पहले एलिमेंट का आइट्रेटर रिटर्न करता है, और दूसरा फंक्शन होता है एंड, वो क्या करता है, लास्ट एलिमेंट का आइट्रेटर रिटर्न करता है। दो पोजीशन हम रिटर्न कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन नहीं होता है बिगिन और एंड। इसमें हमेशा आइट्रेटर फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट का ही आइट्रेटर रिटर्न करेगा। अब आइट्रेटर इसको रिटर्न कर रहा है, प्रिंट कैसे करना है हमें, इस आइट्रेटर के फंक्शंस कॉल करूँगा अब मैं, जो आइट्रेटर मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊँगा, ये लूप कब तक चलेगा,
हैज़ नेक्स्ट फंक्शन से मैं चेक करूँगा कि इसमें नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं। फिर जब ये आइटरेटर यहाँ पे आएगा तो हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे है या नहीं है। फिर जब आइटरेटर यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट एलिमेंट हम चेक करेंगे है या नहीं है। फिर आइटरेटर यहाँ पे आएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो हमारा लूप स्टॉप हो जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आइटरेटर करंट, हम इसको करंट पढ़ेंगे, ठीक है, हैज़ करंट कि अभी आइटरेटर यहाँ पे है तो हैज़ नेक्स्ट इसको चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक नहीं कर रहे हैं। तो आइटरेटर पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे हमें देखना है कि आइटरेटर हैज़ नेक्स्ट मतलब इसमें एलिमेंट है कि नहीं है। अगर इसमें एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, itr.next। फिर यहाँ पे अगेन नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये करंट एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा, ये वाला, ठीक है। आइटरेटर इसको पॉइंट कर रहा है तो ये वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न नहीं करता है। तो वाई itr हैज़ नेक्स्ट, उसके बाद आपका ये लूप चलता रहेगा। तो पहले itr यहाँ पे था, फिर उसके बाद अपने आप जैसे हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल करते हैं तो ये itr आपका मूव हो जाता है आइटरेटर। फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे, ये मूव हो जाएगा, फिर itr यहाँ पे मूव हो जाएगा और वो नेक्स्ट एलिमेंट रिट्रीव करता रहेगा एस में, उसको प्रिंट कर देंगे। ये हमें कब तक चलना है, जब तक आपका लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक। तो आइटरेटर इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अभी हमने एक एरे लिस्ट बनाया था। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं हैश सेट कैसे क्रिएट करना है। हैश सेट होता क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हैश सेट एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब इस हैश सेट में मैं इसका नाम होता है क्लास का हैश सेट, और इसका ऑब्जेक्ट, इसमें मैं इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ। अब जेनेरिक जो होती है आपकी, जो ये कलेक्शंस होता है, इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट्स आप पास करोगे। यहाँ पे हम इंट लिखेंगे क्योंकि इंट आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना होगा। टाइप रैपर क्लास होती है जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है, तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे। कैरेक्टर में कैर नहीं लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे, जो टाइप रैपर क्लास होती है। फिर हैश सेट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू हैश सेट। क्लास के नाम के बाद आप क्या करोगे, हमेशा डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, कंस्ट्रक्टर। हैश सेट क्रिएट हो गया। अब ये ब्लैंक है, इसमें एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। अब मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ 10 एलिमेंट, तो मैंने फॉर लूप चलाया 10 तक और स्कैनर का यूज़ किया है sc.nextInt। यूज़र से 10 इनपुट ले रहा हूँ और hs.has फंक्शन ऐड फंक्शन कॉल करके ऐड कर दिया हमने। तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया है कैसे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस हैश सेट में सपोज एलिमेंट्स आ गए हैं 1 2 3 4 और अप टू एलिमेंट्स आपके 10। अब इस हैश सेट से मुझे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। hs.remove 2 क्या करेगा आपका, जब भी आपने यहाँ पे इंटीजर स्पेसिफाई किया है, इंटीजर है ये, तो ये दूसरा इंडेक्स आपका रिमूव करेगा। दूसरे इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू इंटीजर 10, तो ये इंटीजर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटीजर टाइप रैपर क्लास है। तो ये क्या किया है मैंने, इस जो 10 है 10 को एक इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये और बॉक्सिंग हमने की है यहाँ पे। तो जब भी हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इस 10 को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पास किया है, तो वो उस एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो इसके अंदर वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर मैं खाली 2 लिखूँगा तो आपका इंडेक्स रिमूव होगा 2 इंडेक्स पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू इंटीजर 2, इस 2 की जगह अगर मैंने न्यू इंटीजर 2 लिखा होता तो इस एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट रिमूव करता, 2 इंडेक्स रिमूव नहीं करता हो, ठीक है। तो जब आप इंटीजर पास करोगे तो वो इंडेक्स को रिमूव करेगा। और जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करोगे, सपोज़ मैंने 2 को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर किया होता न्यू इंटीजर 2, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो वो उस एलिमेंट को रिमूव करेगा, 2 एलिमेंट ये वाला, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका इंडेक्स रिमूव होगा और अगर ऑब्जेक्ट पास करोगे तो एलिमेंट रिमूव होगा। अब दूसरे टाइप का आइटरेटर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने टाइप्स के आइटरेटर होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक आपका लिस्ट आइटरेटर होता है, एक आपका नॉर्मल आइटरेटर। तो जो हमने ऊपर देखा था वो नॉर्मल आइटरेटर था। एक दूसरे टाइप का आइटरेटर होता है लिस्ट आइटरेटर। ये क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ITR जो हमने ऊपर यूज़ किया था वो क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पहले फर्स्ट एलिमेंट में आएगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लिस्ट आइटरेटर आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी। कैसे क्रिएट करना है इसको, लिस्ट आइटरेटर क्लास का यूज़ करना है, इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है LITR लिस्ट आइटरेटर, और जिसको हमने पॉइंट करना है। तो जो हैश सेट मैंने क्रिएट किया है इसमें मैं लिस्ट आइटरेटर पॉइंट करना चाहता हूँ। इसके अंदर आप इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे,
ऊपर हमने क्या किया था, सिंपल AL डॉट आइटरेटर फंक्शन कॉल किया था यहाँ पे, AL डॉट आइटरेटर। तो आइटरेटर क्या करता है, हमेशा हमने कहा था फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है। यहाँ पे आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हो इसके अंदर कि किस एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। तो ये इंडेक्स किस एलिमेंट को पॉइंट करना है। तो हैश सेट डॉट साइज -1 क्या है, आपका लास्ट एलिमेंट को ये लिस्ट आइटरेटर पॉइंट कर रहा है। अभी इसको लिस्ट आइटरेटर लास्ट एलिमेंट से हमें रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें हम प्रीवियस फंक्शन कॉल करेंगे, लिस्ट डॉट प्रीवियस। नेक्स्ट फंक्शन से क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करता है। प्रीवियस से क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लिस्ट ITR डॉट हैश प्रीवियस, ये वाइल लूप चलाएंगे हम। कब तक चलाएंगे, जब तक ये आपका फर्स्ट एलिमेंट तक नहीं आ जाता, जब तक इसमें एलिमेंट, जब तक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हैश प्रीवियस हम चेक करेंगे। उसके बाद प्रीवियस से क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट को रिट्रीव करेगा। और जैसे अभी यहाँ पे है तो प्रीवियस से ये वाला एलिमेंट रिट्रीव करेगा और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा तो प्रीवियस से ये वाला एलिमेंट रिट्रीव करेगा और नेक्स्ट प्रीवियस इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें परफॉर्म हो रही है, दो स्टेप परफॉर्म हो रहा है। एक तो वो एलिमेंट को रिट्रीव कर रहा है उस पोजीशन पे, और दूसरा वो डिक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। वो ITR आपका प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब हमारे पास कलेक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। अब फंक्शंस को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। तो जो एरे लिस्ट मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका यूज़ कर रहा हूँ AL। फिर हमने ऐड फंक्शन देखा है, तो ऐड फंक्शन से किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव से रिमूव कर सकते हैं, कंटेन से हम सर्च कर सकते हैं। इसमें सर्च और फाइंड नाम के फंक्शंस नहीं होते हैं जावा में, कलेक्शंस में। तो कंटेन्स नाम का फंक्शन होता है, ये सर्च करेगा कि 5 ये एलिमेंट इस एरे ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, एरे लिस्ट में है कि नहीं है। इंडेक्स ऑफ से क्या करेगा, इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा कि ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स में है। तो ये दोनों सर्चिंग के फंक्शन होते हैं, और इसमें एक साइज फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन जो है इन तरीके से यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। अब कुछ फंक्शंस होते हैं जो कलेक्शंस क्लास का यूज़ करके यूज़ करेंगे। जैसे मान लो सॉर्ट करना है मुझे, तो आप क्या करोगे, कलेक्शंस लिखोगे, ये इनबिल्ट क्लास है, ये कैपिटल C आएगा इसमें, कलेक्शंस, फिर डॉट फंक्शन का नाम, फिर इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो जैसे मुझे सॉर्ट करना है, सफल करना है, मतलब उनको किसी ऑर्डर चेंज करना है, बाइनरी सर्च करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, रिवर्स करना है, तो ये सारे कलेक्शंस डॉट फंक्शन नेम, और फिर उसमें आप ऑब्जेक्ट पास करोगे। यहाँ पे आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पास किया। तो दो तरीके से हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, ये सारे फंक्शंस इन तरीके से। और ये तीसरा है, एक एरेज क्लास है हमारे पास। जैसे कलेक्शंस क्लास है वैसे ही एक एरेज क्लास है। वो क्या है, एरेज को मैनिपुलेट करने के लिए एरे से रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। मान लो मैंने एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। तो एरेज क्लास से आप एरे क्रिएट नहीं करोगे, एरे तो हम नॉर्मली ऐसे क्रिएट करते हैं जावा में। एरे क्रिएट किया, अब इस एरे में मुझे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो आप एरेज क्लास का यूज़ करोगे, एरेज डॉट फंक्शन नेम, और इसमें आप एरे को पास कर दोगे। ओके, तो ये एरेज क्लास है, फंक्शन नेम लिखा है बाइनरी सर्च, और इसमें एरे पास कर दिया है। इस एरे में मैं 10 सर्च करना चाहता हूँ। एक कॉपी ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। एरेज, अगर मान लो आपको ये दूसरा एरे क्रिएट किया और इसको कॉपी करना है, तो हम ऐसे एरे कभी कॉपी नहीं करेंगे। इंट array2 इक्वल्स टू array1, सॉरी array1 आपका ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, और मैं एक दूसरा एरे क्रिएट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि array1 इसमें कॉपी हो जाए, ऐसे कॉपी नहीं होता है क्योंकि ये आपका रेफरेंस होता है। इससे क्या होगा, दोनों एरेज आपके सेम एरे को पॉइंट करेंगे जो आपने array1 क्रिएट किया था। अगर आप करेंगे array2 इक्वल्स टू array1, तो array2 भी इसी को पॉइंट करेगा। ओके, तो ऐसे पॉइंट नहीं करना है हमें, कॉपी करने के लिए कॉपी ऑफ फंक्शन यूज़ करना है। इससे क्या होगा, एक आपका नया एरे क्रिएट होगा, ये आपका पुराना एरे था एरे, एक आपका नया एरे क्रिएट होगा array2, और ये सारे एलिमेंट इसमें कॉपी हो जाएंगे। एरेज डॉट फिल, ये भी बहुत काम का फंक्शन होता है। इस एरे में मुझे कुछ भी वैल्यूज़ फिल करनी है। मान लो आप चाहते हो कि एरे में सारे एलिमेंट 0 हो या -1 हो, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे। शॉर्ट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, शॉर्ट का दूसरा फॉर्म होता है ये, आप
किसी पर्टिकुलर पोजीशन को आप सॉर्ट करना चाहते हो एरे में, सपोज इतने पार्ट को सॉर्ट करना चाहते हो, तो इसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स आप स्पेसिफाई कर दोगे।